करके डिजीज होती है। दिस इज द डायग्राम जो कि हमने कहा था कि मैक्रोफेज कैसे हैं, न्यूट्रोफिल कैसा दिखता है, एओसिनोफिल कैसा दिखता है, बेसोफिल कैसा दिखता है और मास्ट सेल कैसा दिखता है। दीज आर द रियल डायग्राम. And now we have come to the last section of this, that is basically the T and B cells. Ki what kind of T and B cells we have? We have the B lymphocytes and we have the T lymphocytes. पहले हम पूरे प्रोसेस की बात करते हैं कि how this process happens. B सेल जो है वो कैसे, T और B सेल जो है वो कैसे होता है पूरा प्रोसेस. बेसिकली इस पूरे प्रोसेस में मैंने कोशिश की है कि हाउ द बी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड और बी सेल से एंटीबॉडी वाला या प्लाज्मा सेल कैसे बनता है. तो इन केस हमारे पास जो टी और बी सेल जो है वो बेसिकली हमारे डेवलप होते हैं या पैदा होते हैं किसके अंदर, बॉन मैरो. अब जब वो बॉन मैरो में होते हैं तो वो नेवी सॉर्ट ऑफ टी और बी सेल कहलाते हैं, बिकॉज कि वो किसी भी एंटीजन के संपर्क में नहीं आते. तो जब वो किसी एंटीजन के संपर्क में नहीं आते तो दे आर दिस काइंड. और जब वो एंटीजन के संपर्क में नहीं आ रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज नेवी सेल्स. बेसिकली दे आर अनप्राइम्ड, जिनको किसी प्रकार का कोई एक्सपोजर नहीं है किसी तरीके के एंटीजन का. तो दिस उसके बाद स्टार्ट ऑन डेवलपिंग, बिकॉज कि वो अपनी मात्रा तो जरूर बढ़ाएंगे, वो अपनी संख्या बढ़ाते हैं. तो वो सीधे हमारे जो सेल साइकिल वाला फेज होता है उस सेल साइकिल वाला फेज के अंदर चले जाते हैं. एंड देयर आफ्टर दे एंटर इनटू द G1 फेज, कि वो G1 फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं. और G1 फेज में एंटर करते हैं तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एंटीजन एक्टिवेशन हो जाता है या कोई साइटोकाइन आता है तो वो S फेज में चले जाते हैं. एंड देन दे स्टार्ट डेवलपिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल. तो जब वो स्टार्ट डेवलपिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेल, तो जैसे ही उनके पास एंटीजन का संपर्क होता है तो दे कन्वर्ट इनटू अ पर्टिकुलर काइंड दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टर सेल. वो इफेक्टर सेल क्या होता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन एक्स एंटीजन के संपर्क में अगर बी सेल आता है तो उसको कहेंगे इफेक्टर सेल. That effector cell further divides and keep the copies of और keep remembering कि ये एंटीजन जो है वो हमारे पास आया था और इसके लिए हमको रिएक्ट करना है या नहीं रिएक्ट करना है, वो उसके साथ में होता है. तो वो इफेक्टर सेल जो है फिर बाद में जब डिवाइड करता है तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल, कि वो मेमोरी सेल जो है उसको याद रखती है कि ये कोशिका जो है उसके आधार पे हम इस चीज को देख सकते हैं. तो वो मेमोरी सेल के अंदर कन्वर्ट होती है. और जब उसका दोबारा हमला होता है उसी एंटीजन का तो वो मेमोरी सेल जो है वो प्लाज्मा सेल के अंदर या वो डिवाइड करके प्लाज्मा सेल बनाती है, जो कि बाद में एंटीबॉडी का निर्माण करती है या एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती है. तो दिस इज वन काइंड ऑफ थिंग. बी सेल लाइनेज जो है वो प्लाज्मा सेल और टी सेल लाइनेज जो है हमारा TH सेल और TC सेल बनाता है या साइटोटॉक्सिक बनाता है. दिस इज वन थिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है. दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे कि हम पता रखते हैं कि किस तरीके से, जो जितना मैंने ऊपर आपको कहा वही साइकिल की फॉर्म में पता है कि हाउ इट इज कंफर्म. तो सबसे पहले जो था हमारे पास स्मॉल बी लिम्फोसाइट था, उसके बाद सेल साइकिल चला, G1 एक्टिवेशन हुआ, सेल डिवीजन हुआ, मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो गया और फिर वापस सेल साइकिल चलता है. तो दिस इज वन थिंग. तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेल साइकिल के थ्रू चलता है. लिम्फोसाइट जो है वो 15 माइक्रोमीटर के आसपास हो जाती है तो उसको हम लिम्फोब्लास्ट कहते हैं. और ये हायर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस है, दैट मीन्स उनका न्यूक्लियस छोटा होता है, साइटोप्लाज्म बड़ा होता है. ऑर्गेनुलर कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है स्मॉल लिम्फोसाइट्स में. प्लाज्मा सेल्स जो मैंने कहा था कि दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग ऑफ एंटीबॉडी. वो बार बार सिक्रेट करती है एंटीबॉडी जब चाहिए होती है. बट इनमें एक चीज़ खास पाई जाती है कि दे हैव द अबंडेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो अबंडेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होता है, बिकॉज की जितनी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो है इफ इट इज RER तो उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम पाए जाते हैं. तो दे सपोर्ट द हाई प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो उसके साथ में, और उसके बाद में गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाके उसकी पैकेजिंग वगैरह होके और वो एंटीबॉडी की फॉर्म में